Yes, this we have done, APS. This was already done. Yes, from this we are going to start. So please keep your pen and notebook also with you. So MPS means, MPS, same way as we have done MPC, same way we have to define. MPS means the ratio of change in saving to change in income level. Okay, ratio of change in saving. Change in saving is denoted by this delta. Triangle का साइन बना हुआ ना, ये triangle means delta. Delta means change. Change in saving divided by change in income. मतलब ये है कि जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इंक्रीज्ड इनकम में से हम अपनी सेविंग को कितना इंक्रीज करते हैं. मान लो मेरी इनकम है 10,000 रुपीज, उसमें से आई एम सेविंग 2,000 रुपीज. ठीक है, इनिशियली विद एन इनकम ऑफ 10,000 रुपीज आई एम सेविंग 2,000 रुपीज. अब मान लो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है 10,000 की बजाय 15,000. कितना चेंज आया? इक्वल टू 5,000. ठीक है, अब मैंने वो जो चेंज आया है 5,000 में से, अब मैंने मान लो उसमें से नाउ आई स्टार्टेड सेविंग 1,000 रुपीज. बढ़ी हुई इनकम में से मैंने कितनी अपनी सेविंग करनी स्टार्ट कर दी है. तो माई इंक्रीज्ड इनकम इज 5,000 रुपीज. 15 माइनस 10 है ना, 5,000 रुपीज. और मैंने उस बढ़े हुए 5,000 रुपीज में से नाउ आई हैव स्टार्टेड सेविंग 1,000 रुपीज. तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई. तो डेल्टा एस कितनी है मेरी? एक्स्ट्रा सेविंग जो बढ़ी हुई इनकम में से की है, दैट इज 1,000 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कितना था? 5,000. ठीक है, दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट. सो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. So if we want to see it diagrammatically, then again we can see this same saving function is to be drawn firstly. Then we have to see this MPS. We can locate it only on the पॉजिटिव पार्ट ऑफ सेविंग फंक्शन. नेगेटिव पे नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव पे तो इनकम बढ़ती ही नहीं है, रादर पुरानी ही खर्च हो रही है. सो एमपीएस कैन नॉट बी लोकेटेड हियर. एमपीएस कैन बी सीन ऑन दिस अपर पार्ट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव पार्ट. सो ऑन दिस पार्ट एनीवेयर यू कैन टेक एनी पॉइंट. मान लो मैंने लिया है ये पॉइंट पी लिया है. ठीक है, पी से पहले मान लो ये मेरा चेंज आया है इनकम में से. पहले मेरी इनकम इतनी है ओ वाई और मेरी जो सेविंग है दैट इज ओ ए. ठीक, उसके बाद इनकम इंक्रीज होके हो गई y से y1 और ये जो हमारा अपना सेविंग है वो इंक्रीज होके हो गया f a f. तो ये चेंज आया सेविंग में डेल्टा एस और ये चेंज आ गया हमारे पास डेल्टा y. ठीक है, तो अगर इफ वी वांट टू लोकेट अवर एमपीएस एट दिस पॉइंट p, देन व्हाट कैन वी से? p के ऊपर कितना चेंज आया इन ऑर्डर टू रीच एट दिस पॉइंट p? कितना चेंज आया है? ये a f इतना डेल्टा s डिवाइडेड बाय ये डेल्टा वाई. ठीक है, ये डेल्टा वाई इधर लिख ले चाहे ऊपर लिख ले, वन एंड द सेम थिंग. सो ए एफ दिस चेंज, ये वाला वाई एक्सिस का चेंज डेल्टा ए एफ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो चेंज आया डेल्टा वाई, दैट इज वाई वन के इक्वल, वाई वन के इक्वल. सो दैट इज नथिंग एल्स बट चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है, सेम वे जैसे हमने पहले किया था उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं. ओनली डिफरेंस इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग नॉट कंजम्पशन. ठीक है, अच्छा अब है प्रॉपर्टीज. इसकी एक दो प्रॉपर्टीज ही हैं कि जो एमपीएस है it can never be 0 and it can never be equal to 1, rather it ranges between 0 to 1. जब when we write the equation this way तो इसका मतलब है कि range of MPS is between 0 to 1. मतलब MPS is greater than 0 but it is less than 1. अब ये कैसे हो सकता है? Let us see these two extreme situation. अगर हम मान ले at the most कि MPS 0 है, ठीक है, तो उस केस में क्या है? MPS कैन बी जीरो. मैंने विल लिख दिया, इट शुड बी कैन. एमपीएस कैन बी जीरो. कब जीरो होगी? जब हम अपनी सारी ही जो हमारी चेंज इन इनकम आया है, पहले तो एक आपने याद रखना है यहाँ पर हमने चेंज के साथ बात करनी है, अकेला इनकम नहीं बोलना, अकेला सेविंग या कंजम्पशन नहीं कहना. वी हैव टू रेफर टू चेंज. ठीक है, हम एडिशनल एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं. तो जितना भी हमारी इनकम में चेंज आया डेल्टा वाई, अगर हम वो सारे का सारा ही खर्च कर दें, जैसे मैंने अभी बोला मेरी इनकम 10,000 से बढ़ के मान लो हो जाती है 15,000. कितनी इनकम मेरी इंक्रीज हुई? 5,000. अब अगर मैं वो सारे जो बढ़ी हुए 5,000 है मैं सारे खर्च करना स्टार्ट कर दूं, सारे का सारे मैंने 5,000 रुपए खर्च कर दिए, तो विल देयर बी एनी एक्स्ट्रा सेविंग? कोई सेविंग नहीं होगी क्योंकि मैंने सारा ही खर्च कर दिया. तो दैट मीन्स कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारी पूरा जो इनकम में चेंज आया होल ऑफ दैट वी आर स्पेंडिंग, हम कुछ भी सेव नहीं करते हैं बढ़ी हुई इनकम में से, तो इन दैट केस डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई. मतलब चेंज इन कंजम्पशन विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम. तो इन दैट केस चेंज इन सेविंग विल बी जीरो. कुछ भी नहीं सेव किया तो दैट मीन्स जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई.
तो जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही रहता है. तो दैट मीन्स इन दिस केस ये हमारी MPS हो सकती है जीरो. बट नाउ थिंक केयरफुली, दिस सिचुएशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन रियल लाइफ. ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स सारे ही इन ऑल द कंट्रीज एवरीवेयर ऐसा नहीं होता है कि वी स्पेंड होल ऑफ अवर इंक्रीज्ड इनकम, अपने जितने पैसे बढ़े हैं खुशी के मारे सारे ही खर्च कर दे. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ऑलवेज सभी पीपल मोर और लेस चेंज हो सकता है, वेरिएशन इज देयर, क्योंकि हर एक का अपना अपना नेचर होता है. चेंज इज देयर, वेरिएशंस आर देयर, बट इट इज नॉट दैट वी स्पेंड होल ऑफ अवर इंक्रीज्ड इनकम. वी ऑलवेज टेंड टू सेव समथिंग. कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट हर कोई कुछ ना कुछ सेव करता है. ठीक है, तो इन दिस केस दिस इज द एक्सट्रीम केस कि अगर हम सारे ही बढ़े हुए इनकम को खर्च कर दें तो इन दिस केस MPS विल बी जीरो. नाउ सेकेंड सिचुएशन, MPS कैन बी 1. अगेन ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज आती है. सो व्हेन कैन MPS बी 1? अब क्या होगा, अगर हम अपनी सारी की सारी इंक्रीज्ड इनकम सारी ही सेव कर लें. अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल. मेरी इनकम 10th से बढ़ के 15,000 हुई, तो चेंज इन इनकम आया 5,000 रुपए. अब मैं वो सारे ही सेव कर लूँ. मान लो मैं बहुत ही माइजर हूँ, बहुत ही कंजूस हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खर्च किया, मैंने वो सारे के सारे 5,000 रुपीज़ बचा लिए, आई हैव सेव्ड. तो इन दिस केस क्या होगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1. ठीक है, बट अगेन इट इज़ नॉट, इट डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ. ऐसा भी बहुत बहुत एक्सट्रीमली रेयर ही कोई होगा ऐसा केस कि हम सारे पैसे बचा लें, कुछ ना कुछ खर्च करते हैं. तो अगेन दैट इज़ वाई कि जब हमारा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग, तो ओनली इन दैट केस MPS कैन बी इक्वल टू 1. तो इन दिस केस हमारा जो डेल्टा C है, बढ़ी हुई इनकम में से जो खर्च कर रहे हैं, दैट इज जीरो. मतलब हम कर ही नहीं रहे, कुछ खर्चा ही नहीं किया. तो अगेन सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज वाई दिस सिचुएशन इज ऑल्सो ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाइपोथेटिकल होती है इमेजिनरी, जो रियल लाइफ में होता नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए. ठीक, सो कंसिडरिंग बोथ दीज एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, वी कैन से कि भाई जो MPS है, ना तो ये कभी 100% जीरो होती है, ना ही ये 100% इक्वल टू 1 होती है. इट ऑलवेज रेंजेस इन बिटवीन. कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 0.2, 0.7, 0.9. पूरी जीरो नहीं होती और पूरा 1 नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस प्रॉपर्टी. इसकी और प्रॉपर्टीज नहीं है. देन इन योर बुक फर्दर आगे कंपैरिजन दिया हुआ है. सो सेम वे, फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन APS का मीनिंग है, MPS का मीनिंग है. फिर आगे बताया हुआ है APS व्हेन इट कैन बी जीरो, लेस देन और मोर देन 1. दूसरी तरफ MPS का आप बता दोगे. नंबर 3 के ऊपर फॉर्मूला दे देना है, बस. दिस इज द मीनिंग. Otherwise, comparison is not possible. I think I told you in the last concept also, because average concept and marginal concept, they are different concepts. तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड एट द सेम ग्राउंड. दो अलग अलग चीज़ों को स्टूडेंट्स इन यू पीपल इन कॉमर्स क्लास, योर परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्टूडेंट्स इन 12th मेडिकल क्लास. उनका रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इज टोटली डिफरेंट, आपकी रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, ऑल दो क्लास सेम है. तो सेम वे यहाँ पर APS एक सेपरेट चीज़ है, MPS एक सेपरेट चीज़ है. तो कंपैरिजन फॉर्म में नहीं आएगा, आपको सिंपली आएगा डिफाइन, आगे कोई भी नाम देके गिव इट्स फीचर्स, गिव इट्स प्रॉपर्टीज, या व्हाट डू यू नो अबाउट इट, ऐसे आएगा आपको क्वेश्चन. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद है, अब क्योंकि ये रिलेटेड हमारा चल ही रहा है, ऑल्दो ये पार्ट जो है व्हाट आई हैव रिटन हियर, रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. ये क्योंकि बात चली रही थी तो दैट इज वाई बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया. दिस इज जस्ट द रिलेशन बिटवीन APC एंड APS. ऐसे वी विल डू रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS. ठीक है, ये पार्ट नहीं है AS का, सेपरेट कॉन्सेप्ट है, शोइंग देयर रिलेशंस. क्योंकि अभी यहाँ हमारी ऑल द 4 टर्म्स हैव कम टू एन एंड, मतलब चारों चीज़ों की बात हो गई है, APC, MPC, APS, MPS. तो इस करके रिलेशन भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं. तो अब नाउ व्हाट इज द रिलेशन, नाउ वी नो नेशनल इनकम Y इज इक्वल टू, क्या होती है ये नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई ही कह सकते हैं. दिस इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो भी हमने पहले किया है, दिस इक्वेशन C प्लस S. नाउ इफ वी डिवाइड बोथ साइड्स of this equation equal to this side, left side as well as right side. Now with which value to be divided? Divide both sides by y. ठीक, y मतलब इनकम. तो अगर हम y से डिवाइड कर दें तो क्या मिलता है हमें, ये y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू, इधर क्या है C प्लस एस, तो यहाँ लिख दिया C प्लस एस डिवाइडेड बाय y. नाउ अब हमारा ये जो डिनोमिनेटर है y, इट इज डिवाइडिंग बोथ दीज वैल्यूज. C को भी डिवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ S को भी डिवाइड कर रहा है.
तो ये प्लस के साइन को अगर सेपरेट कर दे, आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है 9th-10th में, तो अगर ये सेपरेट करना हो तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस पार्ट वी कैन राइट c ओवर y, मतलब ये y c को भी डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली दिस y इज डिवाइडिंग s ऑल्सो, सो वी कैन राइट c ओवर y प्लस s ओवर y. ठीक, अब हमें पता है c ओवर y क्या होता है, c ओवर y मीन्स APC, ये क्या था ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, तो c ओवर y इज नथिंग एल्स APC, तो इसकी बजाय इसकी टर्म लिख दी APC, प्लस प्लस का साइन सेम लगा दिया, देन s ओवर y क्या होता है, s ओवर y इज नथिंग एल्स बट APS, अभी जो पहले किया, ठीक, APS, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला फिर हमने टर्म का नाम लिख दिया, तो अब इधर जो है ये y इज डिवाइडिंग y, बोथ वैल्यूज आर सेम, दे विल गेट कैंसल्ड विद ईच अदर, तो y की जगह हम लिख सकते हैं 1, ये y ने y को डिवाइड कर दिया 1, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई, 1 इज इक्वल टू APC प्लस APS, तो इसको थोड़ा सा और बेटर वे में ऐसे लिख ले, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. अब हमने अगर निकालना हो इनमें से विद द हेल्प ऑफ लेट अस सी, अगर APC निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस APS, सिमिलरली अगर निकालना हो APS तो वी कैन यूज द फॉर्मूला 1 माइनस APC. ठीक है, so you all are requested to please note down this solution, please note down quickly, otherwise it is given in the book also, so those who want to write, I am showing the slide again, you can write quickly. तो रिलेशन आपने जो मेन याद रखना है, दैट इज APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, फिर 1 में से कोई भी एक चीज माइनस कर दो, वी विल गेट द अदर टर्म. प्लीज राइट फास्ट. y is equal to c plus s, dividing both sides by y, फिर आप दोनों sides को y से divide कर दो, and then finally you will get this main equation. This equation is to be learned because in the next part when the numericals are to be done, then we need to remember this relation, तब हमारे काम में आएगा ये. चलो, now similarly on the same grounds as we have done relation between APC and APS, the same way let us do relation between MPC and MPS. ठीक है, तो अब अगेन जैसे पहले लिखा था y is equal to c plus s, now we know कि जो marginal का concept है, that concept is related to change, तो change को दिखाने के लिए here we are writing delta. ठीक है, change in income delta y, now delta y is equal to, तो जैसे पहले किया था c plus s, तो अब क्योंकि चेंज की बात हो रही है तो here we should add this delta also, तो delta y is equal to change in consumption plus change in saving. ठीक है, ये चेंज वाला डेल्टा ऐड कर दिया, बाकी सारा सेम है, so change in consumption plus change in saving. Now again dividing both sides by delta y, डेल्टा इस करके लिख रही है क्योंकि अब हमारा ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट है, तो डेल्टा चेंज के लिए आता है, दैट इज वाई डेल्टा साइन इज बीइंग यूज्ड. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलता है हमें, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू, नाउ अब मैंने इकट्ठा ही कर दिया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ये इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई से, तो दैट मीन्स इफ वी वांट टू राइट इट सेपरेटली वी कैन राइट ये डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये लिख दिया, प्लस ये वाला प्लस का साइन, प्लस डेल्टा एस डिवाइडेड बाय ये डेल्टा वाई, इट इज रिटन हियर. ठीक, तो अब नाउ डेल्टा वाई और डेल्टा वाई हैज गॉट कैंसल्ड, दोनों वैल्यूज कट गई, वी हैव गॉट 1 इन प्लेस ऑफ दिस इज इक्वल टू, नाउ वी नो change in consumption over change in income, that is nothing else but MPC. ठीक है, ratio of change in consumption to ratio of change in consumption to change in income, plus और ये क्या है, change in saving to change in income, ये क्या है, this is nothing else but MPS. ठीक, तो इक्वेशन बन गई. अब MPC और MPS को चाहे लेफ्ट साइड पे लिख लो चाहे राइट पे, बात एक ही है, तो इक्वेशन बन गई MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ठीक, अब मान लो यहाँ पर वी वांट टू फाइंड MPC, तो क्या कर सकते हैं, वेरी इजी, MPC निकालना है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस MPS फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPS. जो चीज़ निकालनी है कीप दैट ऑन लेफ्ट साइड, 1 में से अदर थिंग को आप माइनस कर दो. सिमिलरली MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. ठीक है, so these relations are to be learned very carefully because they will be used further in the numerical part. ठीक, this was all about the relations. Now coming to the main part, अभी हमारा प्रोग्राम कौन सा चल रहा था, एग्रीगेट सप्लाई का. अब वापस आ जाते हैं. नाउ वी हैव डन एंड स्टडीड बोथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ AS, कंजम्पशन का भी हो गया, सेविंग का भी हो गया.
Now let us make this schedule. So you all are requested to please note down this schedule quickly. Aggregate supply schedule. Okay, please make 4 columns. First column income. First column income. Second column consumption का. पहले ये दो बनाइए, बाकी अपने आप we can be able to calculate. थर्ड कॉलम सेविंग का है, फोर्थ कॉलम एग्रीगेट सप्लाई. फॉर्मूला भी लिख लेना है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S. ठीक है. नाउ y की वैल्यूज सेम एज वी हैव डन इन द वेरी बिगनिंग. होप यू रिमेंबर एट दैट टाइम आई सेड कि प्लीज नोट डाउन दीज वैल्यूज. 2 कॉलम आप याद कर लोगे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा आपका काम. सो y की वैल्यूज आर 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Then consumption column, its values are 50, यहाँ पर 25 का गैप रख लेना है, 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड 200. ठीक है. नाउ कैलकुलेट सेविंग, जैसे कल किया था. सेविंग का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिख सकते हो ऊपर, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी. मैंने लिखा नहीं है, बट यू कैन राइट S इज इक्वल टू, S क्या होता है, वाई में से कंजम्पशन को निकाल दें, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें, तो वट एवर इज लेफ्ट विद अस दैट इज सेविंग. तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 50 माइनस 50, 50 माइनस 75 माइनस 25, 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 125 25, 200 माइनस 150 50, फिर 250 माइनस 175 75, देन 300 माइनस 200 100. ठीक है. अच्छा, अब हमारा मेन काम यहाँ पर आएगा, AS is equal to C plus S. All the fruit sellers and vegetable sellers all come in this time only. So let us enjoy this moment also. And our home is on the corner of the street, so they shout very loudly. चलो, try to avoid them. Aggregate supply is equal to C plus S. ठीक है. अब कुछ भी नहीं करना, अब इन दोनों कॉलम्स को आप ऐड करो. 50 प्लस माइनस 50, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 0. देन 75 प्लस माइनस 25, प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना बचा, 75 माइनस 25 50. फिर 100 प्लस 0 100, 125 प्लस 75 सॉरी प्लस 25 इट इज 150. फिर 150 प्लस 50 200 एंड सो ऑन. नाउ यू विल बी सरप्राइजिंग कि मैंने ये सारा क्यों बोल रही हूँ. This is nothing else but the same values which we have written here in the y column. अब चेक करो, वही values आ गई जो यहाँ लिखी हुई हैं y column में. same values we are getting when we try to derive them with the help of this addition of consumption and saving. तो भी same ही values आती है. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है indirectly कि aggregate supply is nothing else but it is just the same as the level of income. जब हमने बिगनिंग में डेफिनेशन में किया था ना, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वही पैसे जो है दे गेट डिवाइडेड, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 4 फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. तो ये यहाँ पर ये प्रोडक्शन की फॉर्म में अगर बात कर दे, ठीक है, तो प्रोडक्शन को मनी टर्म में कन्वर्ट कर दे या उसी चीज़ को कह दे कि ये लोगों की इनकम है. ठीक है. सो बोथ थिंग्स आर सेम, चाहे हम कह दें वाई, चाहे हम कह दें एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. So now let us try to present it on the diagram form. X-axis पे please draw the diagram. Income. चलो, I was just closing the door. हाँ जी बेटे, let us see the diagram. On x-axis income, on y-axis यहाँ पर आप चाहे लिख लो AS और लिख लो C plus S और लिख लो income. ठीक है. AS लिख लो ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाए. AS और ब्रैकेट में you can write और equal to C plus S. Now see, अब आपने you don't have to plot the points. It is only for showing you. Otherwise there is no need. अब आप देखो यहाँ पे income level 0 है, तो यहाँ AS भी 0, मतलब our line will start from this origin, 0 से ही start होगा. Then income level 50 है, aggregate supply भी 50 है, तो यहाँ से 50, from this side also 50. Then 100 है हमारा income level,
देन अगेन इधर AS भी 100 है, तो ये 100 और इधर AS भी 100, सेम वैल्यूज हैं, एक एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, एक वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग द सेम वैल्यूज. तो व्हेन सेम वैल्यूज आर बीइंग प्रेजेंटेड, तो देन व्हाट डू वी गेट, वी जस्ट गेट ए स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल पे बनेगी जब हम सेम वैल्यूज को दिखाते हैं. तो दिस लाइन इज कॉल्ड इनकम लाइन और द सेम इज कॉल्ड AS लाइन. ठीक है, बोल देते हैं कर्व है, ये कर्व नहीं है, बट कई बार बोलने में समझाते हुए कर्व भी बोला जाता है, तो हार्डली मैटर्स. अदरवाइज इट इज ए स्ट्रेट लाइन. रीजन बीइंग इज कि इंटेंशनली we are taking the values which are having a specific difference among them, है ना. सो समझ के ऐसी वैल्यूज ली हुई है ना, तो इस करके. तो दिस लाइन इज नोन एज इनकम लाइन और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस लाइन? इट इज ए पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन which shows that aggregate supply is nothing else but the income level of the economy. ठीक है जी. So this was all about aggregate supply curve. Now next is, yes, now you please see your book. अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए. अब आपकी बुक में एक जगह ना ये रिलेशन बिटवीन MPC और MPS के बाद न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इलस्ट्रेटिव शेड्यूल्स. उसके बाद टेबल सा बनाया हुआ है, एक दिया हुआ है वैल्यूज ऑफ APC, APS, MPC, MPS. तो डोंट वरी, कोई घबरा नहीं जाना है. ये दिस इज ऑल दैट उन्होंने अपना जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए टेबुलर फॉर्म में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो आपने इलस्ट्रेटिव शेड्यूल, ये सिर्फ एग्जांपल है और कुछ नहीं है. प्रैक्टिस पर्पस के लिए यू कैन यूज दिस, अदरवाइज नो नीड टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज. सिमिलरली जो वैल्यूज ऑफ APC, APS ऑल दैट है, दैट इज ओनली फॉर क्विक लर्निंग. शॉर्ट फॉर्म में उसको समराइज्ड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है. अदरवाइज नो नीड टू लर्न दैट. यू सिंपली लर्न ऑल द 4 कॉन्सेप्ट्स थॉरोली. तो पेपर में जो जैसे आएगा एट दैट टाइम यू विल बी इन ए वेरी गुड पोजिशन टू राइट if you understand all the concepts separately. ठीक है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. Then equation of consumption function or equation of saving function. Their details are not required, only their formula is required. That we do in the end. वो अभी इसके बाद हम करते हैं. Theory part is not required, only equation is required. That I will tell you after discussing whatever is left. उसके बाद बताती हूँ. Now please come to page this derivation of saving curve from consumption curve. एक पेज आगे करके देखिए जरा. वन हेडिंग इज गिवन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. ठीक है, अब हम यहाँ से कर रहे हैं. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. पेपर के एंगल से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार ही आ जाता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन. इंपॉर्टेंट कर लो इसको. ठीक है, अब क्या करना है? दिस इज वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट, ओनली द रेपिटिशन एंड सुपर इम्पोजिशन. इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है, और कुछ भी नहीं है. नाउ डेरिवेशन का मतलब होता है टू डिराइव, टू टेक आउट समथिंग, किसी चीज़ को निकालना. तो जब किसी चीज़ को निकालना है तो दैट मीन्स कुछ पहले हमारे पास ओरिजिनल हो, तभी उसमें से किसी दूसरी चीज़ को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपने देखो यहाँ व्हाट इज रिटन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन. फंक्शन या सेविंग कर्व, कोई भी वर्ड हो सकता है. सेविंग फंक्शन या सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन कर्व. ठीक, तो इसका मतलब फ्रॉम, दैट मीन्स कंजम्पशन फंक्शन में से हमने सेविंग फंक्शन निकालना है. तो जिस में से निकालना है वो डायग्राम हमने ऊपर बनाना है. ठीक, कंजम्पशन फंक्शन में से निकालना है ना, तो कंजम्पशन फंक्शन पहले ऊपर बनाना चाहिए, फिर उसमें से दूसरी चीज़ को डिराइव करेंगे. तो ये आ गया हमारा, वेरी इजी. तो कुछ भी नहीं करना, पहले ये सेम डायग्राम है जो हमने कंजम्पशन फंक्शन का किया था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का डायग्राम किया था ना. यू कैन चेक योर नोटबुक ऑल्सो. ये हमारी इनकम की लाइन है, ये हमारी C फंक्शन है. सी, ये एग्रीगेट डिमांड नहीं है, ओनली ये कंजम्पशन फंक्शन है. ठीक है, तो ये कंजम्पशन की लाइन है. सो नाउ एट दिस पॉइंट, तो आपने पहले डायग्राम बना ले, फिर मैं स्टेप्स बताती हूँ कैसे लिखना है इसको. तो ऐसे ही बिल्कुल इसके नीचे वर्टिकली बिलो दिस डायग्राम यू ड्रॉ अनदर डायग्राम, अनदर एक्सिस, बिल्कुल सेम उसी पोस्चर के ऊपर, उसी पोजीशन के ऊपर सेकंड डायग्राम आप ड्रॉ करिए, एक्सिस बनाइए. नीचे दिखाना है हमने सेविंग फंक्शन, ऊपर दिखाना है हमने कंजम्पशन फंक्शन. ठीक, तो फर्स्टली वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. तो जहाँ पर आपका ये E पॉइंट आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक, तो ब्रेक इवन पॉइंट से प्लीज ब्रिंग वन डॉटेड लाइन, डॉट लगाते हुए स्केल की हेल्प से ब्रिंग दिस डॉटेड लाइन ऑन दिस एक्सिस. नीचे वाले डायग्राम के एक्सिस पे ले आओ, यहाँ पर एक डॉट लगा लो. ठीक, उसके बाद नाउ ड्रॉ दिस लाइन. ये जो गैप है ये डिस सेविंग्स का, ट्राई टू कीप दिस गैप एज इक्वल टू दिस पार्ट.
क्योंकि हम माइनस सेविंग्स किसको बोलते हैं, डिस सेविंग्स किसको बोलते हैं, जो ऑटोनमस कंजम्पशन होती है, मतलब जो जीरो लेवल के ऊपर अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दैट इज नथिंग एल्स बट इट इज द डिस सेविंग अमाउंट। ठीक है, तो कोशिश करो कि जितना ये गैप आप रखते हो ओ सी का, ऑटोनमस कंजम्पशन का, ट्राई टू कीप द सेम गैप हेयर ऑल्सो। ये ओरिजिन से यहाँ कुछ पॉइंट का नाम देना है तो आप दे सकते हो, तो उतना ही गैप रखो। ठीक, तो यहाँ पर यू विल राइट ऑटोनमस कंजम्पशन, हियर यू विल राइट डिस सेविंग। देन नाउ ड्रॉ दिस सेविंग फंक्शन लाइन, एंड दिस सेविंग फंक्शन लाइन शुड पास फ्रॉम दिस पॉइंट, जो ये डॉटेड लाइन नीचे आई थी आपकी यहाँ पर, so your this saving function line should pass from this point then upward moving। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये वही सेविंग फंक्शन है जो भी कल हमने ड्रॉ किया था, और ये कंजम्पशन फंक्शन है। तो अब इसको स्टेप्स कैसे बताना है, स्टेप्स में आप इस डायग्राम के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो, इन डायग्राम, ये डायग्राम नंबर 1 या डायग्राम नंबर ए, कुछ भी नाम रख लो इसका, ये डायग्राम नंबर 2। ठीक, तो अब आप लिखोगे कि इन द फर्स्ट डायग्राम, इन डायग्राम ए we are showing consumption function and corresponding to that in diagram B we are showing saving function। फिर आप लिखोगे in diagram first या A diagram there is OC amount equal to autonomous consumption, तो corresponding to that, बस corresponding word बीच बीच में लाते जाना है, दोनों बातों को correlate करते जाना है। So corresponding to the amount of this autonomous consumption in the second diagram we have shown this saving amount। So उसके बाद E is the break even point that shows कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। फिर आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, अगला पॉइंट बना के, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट डू वी सी इन सेकेंड डायग्राम, देयर आर सेविंग्स आर इक्वल टू जीरो, मीन्स एट दिस लेवल ऑफ इनकम, ये वाला वाई इनकम लेवल, यहाँ भी वाई लिख सकते हो, एट वाई लेवल ऑफ इनकम देयर इज ब्रेक इवन पॉइंट इन द फर्स्ट डायग्राम, ये वाई लेवल ऑफ इनकम है, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कंजम्पशन इज जस्ट इक्वल टू इनकम। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एट द सेम वाई लेवल ऑफ इनकम, अगर हमारी सारी इनकम कंज्यूम हो रही है तो दैट मीन्स एट दैट पॉइंट सेविंग्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हेन आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन अवर इनकम स्टार्ट्स एक्सीडिंग अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्च हमारे थोड़े कम हो जाते हैं, इनकम ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो इसका इनडायरेक्टली सेविंग की टर्म्स में इसका क्या मतलब हुआ कि हम थोड़े पैसे बचाने शुरू कर देते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट, ये वाला सारा आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, after this OY level of income, then we start saving some amount of our income, positive savings are there। ठीक, मतलब एक एक चीज इस डायग्राम में से आप लेते जाओ, एक एक बात corresponding to वर्ड लगा के उसके साथ ही ये डायग्राम की बात को आपने साथ साथ में कह देना। ऐसे कोशिश करना है कि 5 to 6 पॉइंट्स आपके बन जाएं। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे कह सकते हो ना, ऑन एक्स एक्सिस इन फर्स्ट डायग्राम वी हैव शोन इनकम, on y axis we have shown consumption, similarly in second diagram on x axis we are showing income, on y axis we are showing saving। ऐसे स्टार्ट कर लेना, फिर एक एक चीज को लेके उसकी बात करनी है, ऐसे टोटल आपके 5 या 6 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। ठीक, अच्छा, दिस वाज अबाउट दिस डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, बुक में वो दिया नहीं हुआ है बट आई वांट टू टेल यू बिकॉज पेपर में कई बार ऐसे भी आ जाता है। जैसे अब यहाँ पर हमने किया ना डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, तो अब इसका उल्टा क्या आ सकता है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, ये भी हो सकता है रिवर्स फॉर्म में। नाउ सी हाउ टू ड्रॉ दैट डायग्राम, कुछ भी नहीं है उसमें, बस पहले सेविंग फंक्शन बना देना है। ये देखिए डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, अभी आप नहीं भी ड्रॉ करिए कोई बात नहीं, बाद में मैं ये सारी पिक्चर्स का PDF भेज दूंगी, आप आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, कुछ भी नहीं है, सेम डायग्राम्स हैं। अब इसमें पहले आपने ये सेविंग फंक्शन ऊपर बना देना है, बिल्कुल ऐसे ही डॉटेड लाइन यहाँ से नीचे ले आनी है, उसके नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डॉटेड पॉइंट, ध्यान से रखना है आपने, जो आपने C फंक्शन बनाना है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये डॉटेड पॉइंट के ऊपर ही आपका ब्रेक इवन पॉइंट बने। ठीक है, क्योंकि हम कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं कि सेविंग जीरो कब होती है, जब सारी इनकम खर्च हो जाती है। तो ये हमारा मेन पॉइंट है कि जहाँ भी आपका ये सेविंग जीरो है उससे नीचे आप डॉटेड लाइन ले आओ, पहले यहाँ तक OY लेवल ऑफ इनकम तक, फिर आप ये जब लाइन ड्रॉ करते हो ये Y की लाइन पहले बना ली, देन यू आर ड्रॉइंग दिस कंजम्पशन फंक्शन। बस एट दैट टाइम यू नीड टू बी केयरफुल कि आपकी ये जो C की लाइन है व्हेन इट इज इंटरसेक्टिंग दिस Y लाइन, तो इट शुड इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ये डॉटेड लाइन के ऊपर आपकी इंटरसेक्शन होनी चाहिए, बस ओनली दिस इज अ मेन थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ।
ठीक है। तो बस इसमें भी वैसे ही सेम स्टेप्स। अब आपने इसमें पहले यू विल टॉक अबाउट सेविंग लाइन, पहले इसकी बात करोगे। पहले आप कहोगे कि ऑन एक्स एक्सिस इन बोथ द डायग्राम्स वी आर शोइंग इनकम, बट इन फर्स्ट डायग्राम on y axis we are showing savings, but on in the second diagram we are showing consumption on y axis, ठीक। फिर आप लिखोगे in first diagram this saving this part, या कुछ नाम लिख लेना, कोई पॉइंट लिख लेना, कुछ भी। दिस मान लो OA पॉइंट है मान लीजिए, तो आप लिखोगे कि this OA amount shows this savings corresponding to that this part, यहाँ भी कुछ नाम लिख लीजिएगा, डायग्राम बनाते हो मैं भी भूल गई, आप लिख लेना कोई नाम इसका। OA, this amount shows autonomous consumption. Autonomous consumption amount is just equal to this savings because we are consuming this money by withdrawing money from our previous savings. So both are equal. Then the part which shows negative savings corresponding to that in the second diagram, this part shows कि our consumption is exceeding our income level. तभी हमारी सेविंग्स माइनस हो रही है ना, कि हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। फिर आप लिखोगे कि when savings are zero, that means कि at that level our consumption is equal to income. We are spending whole of our income and we are not saving anything. But beyond this zero level of saving, beyond this point, our savings have started becoming positive. So that means in terms of consumption function, that means now our consumption has become less as compared to our income. ठीक है, या इनकम इज एक्सीडिंग अवर कंजम्पशन, जैसे मर्जी बोल दे, हार्डली मैटर्स। बस ऐसे करके इसके भी 4 या 5 या 6 पॉइंट्स आपने बनाने, ठीक। तो पेपर में आपको इधर यू कैन बी गिवन प्रीवियस हेडिंग कि डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, या ऐसे भी आ जाता है डिराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। बस जिसमें से निकालना है उस डायग्राम को ऊपर रखो, जो निकालना है उसको नीचे रख देना, बाकी सारा सेम है और कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला मैं छोटा सा ये पॉइंट ये बता देती हूँ आपको, क्योंकि टुमारो वी डोंट हैव क्लास ना, थर्सडे को क्लास नहीं होती है, तो यू विल गेट सम टाइम टू रीड, वेरी इजी। एक पॉइंट है हमारा एक्स एन टी, ये एक एक लाइन का ही है, ये ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन ही आएगा आपको। ये कॉन्सेप्ट है, यू कैन सी, एक पेज टर्न कर लीजिए, ये जहाँ पर था ना हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे करके दिया हुआ है एक्स एन टी एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो these concepts only their one line definitions are to be learned. Now let us see क्या होता है मीनिंग इनका। ex ante, ex ante का मतलब होता है planned, which is desired, जैसे हम कहते हैं ex ante savings। ex ante savings का मतलब है कि हम सोचते हैं कि हम कितनी सेविंग करेंगे। तनवीर बहुत स्माइल कर रहा है, तनवीर खुश हो रहा है, चलो तनवीर का एग्जाम्पल लेते हैं। तनवीर कहता है कि जी मेरी इनकम है 10,000 रुपीज़, तो मैं या अपने मम्मा को कहता है मम्मा इसमें से मैंने सारे पैसे नहीं खर्चने, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आई विल सेव 7,000 रुपीज़। बहुत कंजूसी करनी है, 3,000 रुपये में गुजारा करना है, 7,000 में बचाऊंगा। तो मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, अभी इसने किया नहीं है, ये अभी प्लान ही कर रहा है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एंटी सेविंग। Means Tanveer is planning to save 7,000 rupees. So these 7,000 rupees will be known as his ex-ante saving. Means that saving which is just being planned, which is just being thought upon. अभी किया कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, अब आ गया, सैलरी मिल गई इसको तनवीर को, अब घर के खर्चे बहुत हो गए, बेचारा 7,000 नहीं बचा सका। रियलिटी में ही कुड सेव ओनली 1,000 रुपीज़। दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, सारे खर्चे हो गए, पैसे बचे नहीं इसके पास, तो एक्चुअल में ही कुड सेव ओनली 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो